पानी और कीचड़ से पैर बचाती अहिल्या साड़ी थोड़ा उठाकर उतरी। पास की एक पत्थर के गोमुख से छलछल कर शीतल जल धार को अंजलि में भरकर एक नई दुल्हन अपनी नई नथ को भिगोती पानी पी रही थी। एक क्लीनर वहीं पर अपनी बस को पानी से धोता उन फूहड़ यात्रियों को कोस रहा था जिन्होंने उल्टियां करके उसकी सुंदरी बस की काया छत बिछत कर डाली थी। तिवाड़ी होटल में पहुंचकर वह इधर उधर देखने लगी कि किधर बैठे। प्रत्येक जंजर मेज पर पूड़ियों के टुकड़े और पीले रायते की जूठन पड़ी थी। एक और कई यात्री कचर कचर कर खाते गर्म पूड़ियों का तकाजा लगा रहे थे। 2-3 गंदे से छोकरे भाग भाग कर परिवेशन में लगी थी। अहिल्या को सहसा पापा पर झुझलाहट हुई। छी छी, यह भी भला कोई जगह थी खाने के लिए। कलकत्ते के साउथ क्लब, परफो और ग्रैंड होटलों की अभ्यस्त अहिल्या ने चट से नाक पर रुमाल रखकर वक्र दृष्टि से पापा की ओर देखा, पर कर्नल तब तक बड़े इत्मीनान से एक कोने की मेज पर पैर जमा चुका था। अहिल्या साड़ी समेटकर बड़ी अनिच्छा से बैठी ही थी कि एक स्वस्थ सुंदर गोरा सा लड़का अपनी कर्णचुंबी मुस्कान से उसकी समस्त झुझलाहट क्षण भर में अपहरण कर स्वयं मेन्यू के रूप में उपस्थित हो गया। क्या लाऊं मेम साहब? पूड़ी है, दही, चटनी, रायता, आलू पालक, सब कुछ तैयार है। 2 थाल जल्दी लाओ लड़के, और पूड़ियां गर्म लाना, समझे? कर्नल ने सिगार की राख झाड़कर कहा। बहुत अच्छा सरकार। लड़का फुर्ती से भागता बड़े अंदाज से 2 हाथों में दोनों थाल सजाकर मिनटों में लौट आया। खाने की सुगंध और पहाड़ी रायते की राई ने अहिल्या की परमार्जित में साहबी रुचि को भी जीत लिया। ठीक ही तो कह रहे थे पापा, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने बड़े बड़े दामी होटलों में भी नहीं खाया था। उस पर जो बिल आया उतना ही वह पराया अपने होटल के बेरा को ही टिप करती थी। खाना खाने के बाद जब उनकी टैक्सी अल्मोड़ा की ओर चली तो कर्नल ने सिगार सुलगाकर अहिल्या से अंग्रेजी में कहा, अहिल्या, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हें अपनी इस पहाड़ यात्रा में कई बातों के लिए अपने को तैयार करना होगा। पहाड़ी होकर भी हमारा रहन सहन उठक बैठक एक भिन्न वर्ग से ही रही है। मैं कह नहीं सकता कि पहाड़ अब कितना बदल गया है, पर आमतौर पर लोगों की प्रवृत्ति नहीं बदला करती। फिर खासकर तुम्हारी ताई जरा तेज मिजाज की हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी के शासन में रहने का अभ्यास नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी जूझ लोगी। अगर तुम्हारा जी न लगा तो हम शादी से निपटकर ही वापस चल देंगे, है ना? पर अहिल्या तो पापा की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल रही थी। रानी खेत की हरितमा से गौरवपुर गोल्फ कोर्स, छोटा सा बाजार और लाल लाल छत के तस्वीर से बंगले, सबको वह मुग्ध होकर आंखों ही आंखों में पी रही थी। कैसा बहुरूपिया कंचन श्रृंग था यह। कहीं के मोड़ उसे शिलांग की धान खेती का स्मरण दिला रही थी, कहीं पर गुवाहाटी की सी परचत पर्वत श्रेणियां थी और कहीं सुई सी पतली पगडंडियों पर कमर में काला लांगा खोसे, सिर पर घास के गुर्तर बोझ के नीचे दबी कुमायूं की कठे शरीर की लावड़ मरी घसियारियां। ऐसी सुंदर गरेसी जन्मभूमि को छोड़कर वह आज तक बाहर रही, यह कैसी विडंबना थी। चुंगी के पास आकर टैक्सी खचाक से रुक गई। सामने अल्मोड़ा अपने पूरे वैभव के साथ चमक रहा था। अब हम 20 मिनट में ही पहुंच जाएंगे बेटी, बहुत थक गई हो क्या? अहिल्या के क्लांत चेहरे पर सरस मुस्कान छलक उठी। नहीं पापा, कितना सुंदर है यह पहाड़। मेरा तो जी कर रहा है अब लौट के कलकत्ता जाऊं ही नहीं। स्नेह से पुत्री की ओर देखकर कर्नल ने हंसकर कहा, पगली, अभी तो अल्मोड़ा पहुंचे ही कहाँ है। वहां पहुंचकर अक्सर इरादे बदल जाते हैं। पुत्री को लेकर कर्नल जब अपनी चिर पुरातन देहरी पर खड़ा हुआ तो उसका गला भर आया। शाम के धुंधलके में चारों ओर से घिरे गिर शिखर, ऊंचे झूमते वृक्षों के झुरमुट से झिलमिलाती रोशनियां देखकर उनकी पिछली जिंदगी का पर्दा सहसा उठ गया। अपने आने की सूचना वे समय पर नहीं भेज सकी थी, इसी से उनके गृह के बुलंद फाटक पर कोई भी उनकी अभ्यर्थना के लिए नहीं खड़ा था। पुलिस सामान लेकर आंगन में पहुंचा ही था कि दद्दा ने देख लिया। हाथ का अखबार फेंककर वे दौड़कर कर्नल से लिपट गए और वहीं से चिल्लाने लगी, अरे सुनती हो, अपना सिबिया आया है। अरे भाई बहू, शंख तो बजाओ। 16 वर्ष बाद बचपन के साथी मिल रहे थी। दोनों की आंखें गीली हो आई। हद कर दी तूने, एक बार तार तो कर दिया होता। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। और यह तेरी लड़की है? वाह वाह, एकदम तेरा नक्शा है। पितृमुखी कन्या सुखी, बड़ी भाग्यवान बेटी होगी हमारी। चलो चलो भीतर चलें। अहिल्या ने झुककर ताऊ के पैर छुए और सहमकर उनके पीछे पीछे चल दी। ऊपर के बंद पहाड़ी झरोखों से
कई जोड़ी आंखों की ताक झाक चल रही थी। पहाड़ी गहन गुहा द्वारों से होकर वह भीतर जाते जाते कई बार सकरे द्वारों से टकराकर माथा सहलाकर बोली, ओह कैसे छोटे छोटे दरवाजे हैं पापा। इसीलिए बनाए गए हैं बेटी कि घर में आई हमारी अंग्रेजी पढ़ी लिखी बहु बेटियां भी सिर झुकाकर चलना सीख सके। पुरुष कंठ स्वर सुनकर अहिल्या चौंकी। सांवली ताई विराट चपटे मुंह पर व्यंगपूर्ण मुस्कान बिखेरती खड़ी थी। ओह, इन्हीं के लिए पापा उसे मार्ग भर लेक्चर पिलाते आए थे। झुककर अहिल्या ने उनके पैर छुए और एक ही दृष्टि में बिना किसी शस्त्र के ही सुभद्रा ने उसे चीर फाड़ कर रख दिया। सुभद्रा का जंगी जहाज सा विराट बप द्वार को प्रायः घेरे ही खड़ा था। गोल मटोल चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखों में संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए चुनौती भरी थी। 3-3 MA पास बहुओं को वह लट्टू सना चाहती थी। पति और तीनों पुत्रों की अफसरी उसकी चौड़ी मुट्ठी में बंद थी। वही घर की हाई कमांड थी। क्यों लल्ला, हमारी बंगाली देवरानी को नहीं लाए? फट से सुभद्रा ने पूछा और उसके प्रश्न का करारा चाटा पड़ते ही कर्नल पुत्री के सामने कटकर रह गया। दद्दा बेचारे जेब से किसी व्हील को निकालकर देखने का उपक्रम करने लगे। हद है बज्जिल, जरा भी नहीं बदली तुम तो। खिसियानी हंसी हंसकर कर्नल ने मजाक में ही बात को टालने की चेष्टा की। किससे सुनाई हो दुनिया भर की उलूल जुलूल बातें? सुनूंगी किससे लल्ला, घर की लक्ष्मी को तो तुम बहा आए। सुखी होता तो बेचारी आज इस खुशी के दिन सर मुड़ाए संड मुसंड जोगियों के पीछे पीछे ही भागती। आंचल आंखों पर रखकर सुभद्रा रोने का उपक्रम करने लगी। अहिल्या ने देखा आंखों के कोर सूखे ही थे। अकेले कंठ स्वर के नकली उतार चढ़ाव से ही रोने की भूमिका बांधी जा रही थी। जाओ जी भुवन की अम्मा, चाय वाय बनाकर लाओ, बेचारा थका मांदा आया है और तुम रोना लेकर बैठ गई। बहुओं को बुलाकर इसके पैरों पर नारियल तो रखवा देती। बहुओं को आज ही तो देख रहा है। सुभद्रा ने आंखें पोंछकर वहीं से बिगुल बजा दिया। अपनी विराट देह को उठाने में उसे बड़ा कष्ट होता था। उस पर वह निरंतर आह ऊं ऐसे लगाती रहती जैसे संसार भर की आधी व्याधियां उसे ही घेर कर बैठी हूं। ये अपने भुवन की बहू है, ज्योतिर्विद जी की लड़की है, MA पास है। भुवन तो बिरला जूट मिल में लगा है, लल्ला 800 पावे है। वह एक एक कर पुत्रों के क्रेडेंशियल्स देती बहुओं का परिचय कराती जा रही थी। यह लल्ला रघुआ की बहू है, इसने भी MA किया है, बर्मा मनमोहन जी की पुत्री है। रघुआ तो डॉक्टर है, तुम्हें पता है, आजकल अमेरिका गया है। यह है तुम्हारी छोटी बहू, सूर्या तो हमारा IAS है, इसी से बहू भी डबल MA ढूंढी। स्वर अहंकार से दीप्त हो उठा। बहू को डबल MA में जो विशेष परिश्रम करना पड़ा था उसका पूरा आभास सुभद्रा ने डबल में 50 ब का प्रयोग एक साथ कर स्पष्ट कर दिया। एक एक कर तीनों बहुएं नए ससुर के पैरों पर 3 नारियल रख गई। दुबली पतली सी बड़ी बहू रमा, सास के ही से गोल मटोल शरीर की मझली शांता और सबसे छोटी तुहिना। बार बार उसके माथे से आंचल गिरा जा रहा था। लगता था उसे इस प्रकार छोटा सा घूंघट निकालने का अभ्यास नहीं है। सुभद्रा बहुओं का विधिवत परिचय देकर तटस्थ हो ही रही थी कि भुवन और सुरेश ने एक साथ आकर चाचा को प्रणाम किया। दोनों के सुदर्शन जोड़ी को सुभद्रा ने ऐसे गर्व से देखा जैसे कोई दक्ष मूर्तिकार अपनी कुशलता से गढ़ी हुई मूर्तियों को देखता है। इन दोनों को तो तुमने गायत्री मंत्र दिया था लल्ला, और फिर इनके ब्याह में नहीं आए तुम। स्वर का उपालंब स्पष्ट कर सुभद्रा ने अहिल्या की ओर फिर एक बार तीखी दृष्टि डाली। अब तो यह भी ब्याह को तैयार हो गई है। वैसे अपनी बसली से 6 महीने ही तो छूटी है, पर हमारी बसली को तो न जाने क्या हो गया है। मरी दिन पर दिन जमीन पर ही गड़ी जा रही है। अरे बसली कहाँ मर गई जाने। ऐसी शर्मीली है लल्ला, क्या बताऊं, न जाने इस छोकरी की सासरे में कैसे निभेगी। बसंती खिड़की से शानदार ठसकीले चाचा और उनकी भड़कीली पुत्री को देख चुकी थी। इसी से वह लगभग पिछली कोठरी में ही दुबकी बैठी थी। माँ को वह जानती थी, एक बार हाँक लगाकर चुप बैठने वाली वह नहीं थी। उसके न जाने पर वह मार हाँकों के नाक में दम कर देगी। वह दबे पैरों से आकर चाचा के पैर छू सुभद्रा के पास ही बैठ गई। जा अहिल्या को अपने कमरे में ले जा, हाथ मुंह धुला देना, मैं चाय बना के भेजती हूँ। वह कांखती कराहती उठकर चौके की ओर चली और उसके पीछे पीछे तीनों बहुएं भी चल दी। कर्नल को लेकर ताऊ मर्दाने दीवान खाने की ओर चले गए
तो वह बसंती का बंसी सा मीठा स्वर सुनकर चौंकी। पापा मेरे कमरे में चलेंगी क्या? अहिल्या उसके पीछे पीछे कई छोटे बड़े कमरों को पार कर एक विचित्र आकार के छोटे से कमरे में पहुंची। बाहर से छोटी सी दिखने वाली इस हवेली में कितने सारे कोष्ठ और प्रकोष्ठ थे। हर कमरे की छतें नीची और ढालू थी, जिनसे कमरों में आश्चर्यजनक गर्मी थी। बैठिए ना, बसंती ने एक मूढ़ा खींच दिया। अहिल्या प्रकाशहीन कमरे की अव्यवस्था देखकर गुमसुम खड़ी थी। तटस्थ होकर हंसने की चेष्टा कर बोली, आपको बड़ा कष्ट हुआ? हाय राम, कैसा कष्ट? कष्ट तो आपको होगा, कैसा कूड़ा करकट भरा है। क्षमा मांगने के से स्वर में बसंती ने कहा और एक एक कर जमीन पर फैली चीजों को बटोरकर एक ओर धरने लगी। एक ओर कई नई रंगी पीली धोतियां सूख रही थी। उन पर लाल लाल बुदकियां छापी गई थी, जिनका गीला गुलेनार रंग छूटकर दरी पर भी लग गया था। दूसरी ओर एक लंबे कपड़े पर गोल गोल पूड़ियां सी बेलकर सुखा दी गई थी और उन पर मक्खियों का जत्था विश्राम कर रहा था। कल असल में रंगवाली थी ना, इसी से कमरा इतना गंदा हो गया। बसंती ने कमरे की गंदगी की कैफियत से दी। रंगवाली का कोई त्योहार होता है? अहिल्या ने भोलेपन से पूछा और बसंती खिल से हंस पड़ी। अहिल्या उसके लाल लाल अधरपुर से झांकते अनार दाने सी दंत पंक्ति को मुग्ध होकर देखती रही। कितनी भोली सी सूरत थी और कैसी मीठी दबी आवाज की हंसी थी। हाय राम, रंगवाली भी नहीं जानती? शादी के 4 दिन पहले कहकर वह सहसा सकचाकर चुप रह गई। एकाएक उसे स्मरण हो गया कि वह 3-4 दिन बाद होने वाले अपने ही विवाह की भूमिका बांध रही थी। उसका एकाएक इस तरह सकचाकर चुप रह जाना अहिल्या के लिए एक सर्वथा नवीन अनुभव था। उसकी कई सखियों की विवाह हो चुकी थी। नहीदा अहमद, जो विवाह के पहले ही दिन अहिल्या को साथ लेकर भावी पति की सूट ट्राई करने स्वयं गई थी। मनीषा दे, जिसने विवाह से 1 सप्ताह पूर्व भावी ससुर गृह में किसी विदेशी राजदूत के सम्मान में आयोजित भोज में भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत किया था। भावी विवाह के नाम से ही ऐसी लज्जा की छुई मुई बनकर लाल पड़ जाना वह आज ही देख रही थी। वह हंसकर कुछ पूछने ही को थी कि रेशमी साड़ी सर फर करती छोटी भाभी तुहिना चाय के 2 गिलास लेकर आ गई। तुहिना प्रयाग विश्वविद्यालय का डन मेडल जीत चुकी थी। अपनी विद्या और सौंदर्य की धाक से आज तक वही घर की देवरानी जिठानियों में सबसे ऊंचा आसन ग्रहण करती आई थी, किंतु आज अहिल्या को देखकर वह भी मन ही मन लोहा मान गई। क्या हेयर स्टाइल था, एकदम ही फ्रेंच बूफी। कैसा आश्चर्य है, एक सुदर्शन पुरुष दूसरे सुदर्शन पुरुष को प्रशंसा का अर्थ दे सकता है, किंतु सुंदरी नारी कभी सुंदरी नारी के सौंदर्य की महत्ता स्वीकार करने को तत्पर नहीं होती। पास आकर तुहिना ने मन ही मन अहिल्या के त्रुटि रहित सौंदर्य में मीन मेख निकाल ली। रंग ही तो गोरा था, पर नाक कितनी छोटी थी। माथा भी कोई ऐसा खास चौड़ा नहीं था। 1-2 ही बच्चों की मां बनने पर पीछे का हिस्सा बहुत भारी न हो गया तो तुहिया अपना नाम बदल देगी। अभी से ही शरीर के अनुपात में पिछला हिस्सा भारी लगता था। अलस गमना अहिल्या के सौंदर्य में वह किसी प्रकार का आकर्षण नहीं पा रही थी। बाल भी इतने लंबे नहीं हो सकती। अवश्य नायलॉन के बाल लगाए हैं। आप लोग चाय पी लीजिए, मैं नाश्ता लेकर आऊं, कहकर वह नाश्ता लेने चली गई। जब वह नाश्ता लेकर लौटी तो बसंती काफी हद तक कमरा साफ कर चुकी थी और हाथ पोंछकर बैठने ही जा रही थी। आइए न बच्चू, आप भी बैठिए न, उसने एक आसन खींचकर कहा। बैठूं कहाँ से जी, भंडार घर खुला पड़ा है। उधर बरेली वाली भाभी जी भी आ गई हैं, उनका सामान लगवाना है। आप इसी कमरे में सो सकेंगी, नहीं तो अम्मा वाले कमरे में पलंग बिछवा दूं? उसने अहिल्या से पूछा। हथौड़े की चोट की तरह उसका एक एक शब्द एक कठोर ठक ठक से निकलते जा रहे थे। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।